जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं भूमि सुधार कानूनों के बारे में। उसके बाद काम कुछ नारा या वक्तव्य है उनके बारे में देखेंगे, और कांग्रेस के बारे में क्या क्या टिप्पणी की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय वाला, ठीक है, आज़ादी से पहले वाला, उसके बारे में क्या क्या टिप्पणी की गई थी वो देखेंगे। पहले देखते हैं भूमि सुधार कानूनों के बारे में। देखिए, ये जो भूमि सुधार कानून है, ये अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए, स्वयं के लाभ को ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए इन्होंने इस कानून को लाया था, भूमि सुधार कानून को। इसमें तीन मुख्य रूप से थे: स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, फिक्स्ड सेटलमेंट, और दूसरा था इस रैयतवाड़ी, और तीसरा था महालवाड़ी, ठीक है। तो पहला देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त तो कानून जो था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था 1793 में, ठीक है, 1793 में, और इसे बंगाल, बिहार, यूपी, उड़ीसा और कर्नाटक में लागू किया था, ठीक है। देखिए, इसे भारत का जो 19% क्षेत्र है, ये सभी राज्यों के मिलाकर 19% क्षेत्र बनते हैं। 19% क्षेत्रों में यह लागू था, यह व्यवस्था। इसमें ज़मीन का जो मालिक होता है वह किसान ही होते हैं, जमींदार होते हैं, ठीक है। ज़मीन का जो मालिक होता है, जमीन मालिकाना हक, वह जमींदारों को होते हैं। और अंग्रेज जितना भी कर निर्धारित करते हैं, उस कर का 10 में से, सॉरी 11 में से 10% भाग, 11 में से 10 भाग जो है वह अंग्रेज ले जाते थे। केवल एक भाग जो है वह जमींदारों को मिल पाता था। इसमें किसानों को मतलब बिल्कुल ना के बराबर इसमें मिलता था। देखिए, किसान एक तो खेती करते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए 50,000 के आप रुपए की आपकी खेती हुई, तो उसमें कम से कम 30,000 35,000 रुपये जो है आपका पूरा खर्चा आ चुका होता है। 10 से 15,000 रुपये ही मतलब आपको मिल पाते हैं, और उसमें भी जमींदार ले जाता था, और जमींदार जाकर पूरी तरह से अंग्रेज ले जाते थे जमींदार से। तो अंग्रेज किसानों के पास फिर कुछ बचता ही नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसमें होता था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, ठीक है। इसमें जो है जमींदारों को सूर्यास्त से पहले जो है टैक्स जो है वो अंग्रेजों को देना होता था, इसलिए इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो टॉमस मुनरो ने 1820 में शुरू किया था। मुंबई, मद्रास, असम में इसे लागू किया गया था। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 51% क्षेत्रफल में यह लागू था, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रों पर यही लागू था। जमीन का जो मालिकाना हक है वो किसानों को होता था। केवल जमीन किसानों की होती थी, खेती करेंगे किसान, और अपनी उपज का 35 से 55% भाग जो है वह महालवाड़ी सॉरी रैयतवाड़ी के तहत जो है अंग्रेजों को टैक्स के रूप में दे देंगे। महालवाड़ी व्यवस्था जो है विलियम बेंटिक ने 1883 में शुरू किया था। पंजाब, यूपी, एमपी और हमारे छत्तीसगढ़ का एरिया भी महालवाड़ी व्यवस्था लागू था। देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पे यह लागू था। और ज़मीन का जो मालिक होता था वह गांव होता था, ठीक है, मतलब ज़मीन का मालिकाना हक गांव का होता था, और गांव का मुखिया होता था। उस मुखिया से फिर कुल उपज का 60% टैक्स ले लिया जाता था। देखिए, जो सबसे कठोर कानून था स्थायी बंदोबस्त था। इसमें किसानों को मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही इनकम प्राप्त होता था, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति थी। और सर्वाधिक क्षेत्र पर लगने वाला जो टैक्स है इसमें वह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और सर्वाधिक टैक्स लगने वाला, ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा टैक्स जिसमें था वो था महालवाड़ी व्यवस्था, 60% टैक्स था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल 51% क्षेत्रफल पर था, ठीक है, और सबसे कठोर था स्थायी बंदोबस्त। उस समय से लेकर आज तक जो किसानों की स्थिति है वह दयनीय स्थिति आज भी बनी हुई है, ठीक है। उससे पहले किसानों की स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक थी, और जब हमारे भारतीय शासक थे तब और अच्छी स्थिति थी। अंग्रेज आकर पूरी तरह से लूट गए। बंगाल में जो है इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई। इजारेदारी व्यवस्था ऐसा था कि जो बोली लगाई जाती थी इसके लिए कि जमींदार, और जो जिसकी बोली ज़्यादा अधिक होती थी उसे जमींदारी दे दी जाती थी, ठीक है। यह बंगाल के क्षेत्र पर लागू था। भारतीय उद्योग देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज। देखिए, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारतीय उद्योग जो है पूरी तरह से ठप हो गया। भारतीय उद्योग का विकास नहीं हुआ। पहले जो था कि जो भी चीज़ें थी, वस्तुएं थी, वो गाँवों में बनाई जाती थी। केवल निर्यात के लिए शहर का उपयोग किया जाता था। शहर में वस्तुएं जाती थी और वहाँ से फिर बड़े बड़े देशों में वगैरह में जाया करती थी, इसलिए केवल शहरों का उपयोग था। बाकी सब चीज़ें जो है वो गाँव में बनाई जाती थी। भारतीय उद्योग जो था उसे अंग्रेजों ने अपनी पूंजी नहीं लगाई, ठीक है। भारतीय उद्योग में अंग्रेजों ने अपनी पूंजी नहीं लगाई, पूरी तरह से इंग्लैंड लेकर गए। भारतीय माल जो था उसे इंग्लैंड में लेकर जाते थे और उसे निर्यात कर लगा दिया जाता था, ठीक है। जो भारत से बनाई गई वस्तुएं थी वो इंग्लैंड अगर जाता था तो इंग्लैंड में जाकर उस पर टैक्स लगा दिया जाता था निर्यात कर के नाम पर। और इंग्लैंड से वस्तु जो है इंग्लैंड में जाकर वो सारी वस्तुएं, भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती थी। लखनऊ के जैसे छिंद वाले वस्त्र हो गए,
ढाका के मलमल वाले वस्त्र हो गए, इसकी मांग इंग्लैंड में बहुत अधिक थी, लेकिन इंग्लैंड में जाकर निर्यात कर लग जाता था, इसके कारण बहुत ही महंगा हो जाता था। और इंग्लैंड से आने वाली जो वस्तुएं थी, बनकर आने वाली वस्तुएं, तो वो उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, और जिसके कारण जो है भारत में आकर वो सारी चीज़ें सस्ती मिलती थी। और ऐसा ही सभी जितने उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो या अन्य साउथ अमेरिका के देश हो, उन सब में इसने ऐसा ही किया था अंग्रेज़ों ने। ये था अंग्रेज़ों के औद्योगिक क्रांति, ठीक है। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति किया था इन लोगों ने। अपना सामान मतलब उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, दूसरों के सामान से पैसे वसूलते थे टैक्स के रूप में, और खुद बेच बेच कर पैसे कमाते थे। मतलब सब तरह से पैसे यही लोग कमाते थे। ये इनकी मतलब औद्योगिक क्रांति थी हरामियों की। देखिए अंग्रेजों ने भारतीय जो उद्योग धंधे थे उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद मजदूर संघ जो है सबसे पहले बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन के रूप में बना, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। लोखंडे ने इसकी स्थापना की थी। 1920 में लाला लाजपत राय और एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की थी, जिसमें आगे चलकर एम.एन. जोशी उससे अलग हो गए, हट गए। कार्ल मार्क्स ने भारतीयों के विषय में कहा, भारत के विषय में, कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। ठीक है, भारत को सूती वस्त्र का घर कहा गया, लेकिन इसमें भी सूती वस्त्र का अंबार अंग्रेजों ने लगा दिया। ठीक है, प्रमुख नारा और वक्तव्य देखते हैं कि किसने क्या क्या नारे दिए। जैसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने ये कविता लिखा था पाकिस्तान के इजाद करने से पूर्व। ठीक है, और जैसे ही ये जिन्ना के प्रभाव में आया, इसी ने 1929-30 में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता जी ने किया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। जय जगत का जो नारा है विनोबा भावे ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी ने। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी किल साबित होगी, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा था। कल उनकी जन्म जयंती थी। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। हे राम भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, हे राम गांधी जी ने कहा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने कहा। करो या मरो, गांधी जी ने कहा। हम घुटने टेक कर रोटी मांगे पर बदले में हमें पत्थर मिले, यह भी गांधी जी ने कहा। आराम हराम है पूर्ण स्वराज, हु लिव्स इन इंडिया डाई, यह नेहरू जी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। समूचा भारत जो है विशाल बंदी गृह था। ठीक है, चितरंजन दास जी ने कहा। सही कहा गया, पूरा विश्व, पूरा भारत जो था उसमें रहने वाले लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो बंदीगृह के समान ही पूरे भारतवर्ष को कहा गया चितरंजन दास जी के द्वारा। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा कहा गया। देखिए कांग्रेस पर की गई टिप्पणियों के बारे में देखते हैं। जैसे मुट्ठी भर लोगों का संगठन है कांग्रेस, यह कहा था लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस जो है वह अपनी पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, और मेरी इच्छा है कि उसके पतन में मैं भी योगदान करूं, मदद करूं। कांग्रेस एक देशद्रोही संगठन है, ऐसा कहा था लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस में लोग जो है पद के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस भिक्षा मांगने वाले संगठन है, केवल बरसाती मेंढक के जैसे टर टर चिल्लाते रहने से आज़ादी नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे ऐसे वैसे। ठीक है, कांग्रेस जो है शिक्षित लोगों का एक मेला है, लाजपत राय जी ने कहा था, लाला लाजपत राय जी ने। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एकमात्र तमाशा है, अश्विनी जी ने कहा। कांग्रेस में लोग केवल याचना करते हैं, विपिन चंद्र पाल जी ने कहा। ठीक है, कांग्रेस की आवाज़ जो है पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता जी ने कहा। इसके बाद कहा गया था कि कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा संगठन मत समझे, इतराए मत, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ। द ग्रेटेड द सुप्रीम लीडर ऑफ इंडिया हु लीड्स इंडिया टू 1916 to 1947, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने यही कहा था। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं, उन्हें देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।